हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल सिराज स्टडी पॉइंट में। तो आज हम यूपी टेट का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है आपके सामने पहला सवाल। किसी संख्या के 3/4 का 2/3 24 है, तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा। माना कि संख्या क्या है, यक्स है। तो यक्स का 3/4 का मतलब गुणा होता है 2/3 किसके बराबर है, 24 के। तो इसको हम चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो हमें क्या मिला, हमें मिला x/2 बराबर 24। यही मिला ना। अब हम क्या करेंगे, 2 को ट्रांसफर कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, x बराबर कितना मिल जाएगा, 24 गुणते 2। ये किसके बराबर हो जाएगा, 24 दूना 48। तो संख्या क्या मिल गई हमें, 48। सवाल में पूछा क्या है, संख्या का 1/4। तो अब 48 का 1/4 क्या होगा, 4 एकम 4, 4 बराबर 48। तो कितना आ जाएगा आंसर, 12। तो 12 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 378 गुणते 236 गुणते 459 मल्टीप्लाई 312 के गुणनफल में इकाई का अंक होगा। अब जब बात इकाई के अंक का होता है तो हम हमेशा क्या करते हैं, इनके इकाई के अंक को लेते हैं। देखिए कैसे, 378 मल्टीप्लाई बाई 236 यानी 236 मल्टीप्लाई बाई 459 और मल्टीप्लाई बाई 312। तो क्या करेंगे हम, इकाई का अंक प्राप्त करना यानी यूनिट डिजिट। तो हम क्या करेंगे, सबके इकाई के अंक को सिर्फ देखेंगे, बस हो गया। तो क्या हो जाएगा आपका, 8 × 6 × 9 × 2। अब 8 छंग 48, 48 यानी 48, 48 का यूनिट डिजिट 8 होगा, इंटू 9 दूनी 18, 18 का यूनिट डिजिट 8 होगा। और 8 अठाई यानी 8 8 जा 64, और 64 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 4। 64 में लास्ट का डिजिट क्या होता है, 4। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का कितना है, 3/2 यानी 3/2 है। यानी जो सीपी है वो किसके बराबर है, 3/2 एसपी के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सीपी बटे एसपी बराबर 3/2। अब बताओ, अब सीपी 3 हो और एसपी 2 हो, यानी अगर आप किसी सामान को 3 रुपये में खरीदें और 2 रुपये में बेचेंगे तो क्या होगा, आपको नुकसान होगा, लॉस होगा, यानी वहाँ पे क्या होगा, हानि होगा। तो ये जो लाभ वाले ऑप्शन है ये तो कट जाएंगे। अच्छा, अब हानि होगी कितने की, तो लॉस कितने का होगा, 3 में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 1 का। तो लॉस परसेंटेज कितना निकलेगा, हानि प्रतिशत 1 गुणते 100 बटे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना माना है, 3, तो बराबर 3, यानी ये कितना हो जाएगा आपका, 100/3। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 33 सही 1/3%। ये क्या होगा हमारा, हानि, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। का वर्गमूल 7 + 2 √10 का वर्गमूल। तो इसके वर्गमूल से अच्छा है कि हम इन चारों का क्या निकाल लें, वर्ग निकाल लें। तो अच्छा ये बताइए, इसका वर्ग में क्या आएगा, √6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस
2 × √6 × 1। अब ये हो जाएगा आपको 6 + 1 + 2 √6, 2 √6। अब बताइए ये जो √10 है तो ये क्या यहाँ आएगा? नहीं आएगा ना। इसी तरीके से इसमें भी देख लीजिए क्या आ जाएगा। √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 + 2 का स्क्वायर 4 + 2 × √3 × 2। तो क्या यहाँ पे भी √10 आएगा क्या? नहीं आएगा। √10 सी वाले में देखते हैं। √2 का स्क्वायर 2 + √5 का स्क्वायर 5 + 2 × √2 × √5। और यहाँ पे देख लीजिए 5 2 7 आ जा रहा है + 2 √10। तो यहाँ √10 आ रहा है देखो, तो ये आंसर सही हो जाएगा। इसको देख के लगाया जा सकता था। देखो यहाँ पे √5 था, रूट था नहीं तो यहाँ पे भी √5 के टर्म्स में आता, यहाँ पे √3 के टर्म्स पे आता, यहाँ √6 पे, यहाँ पे ही था कि √2 और √5 दोनों था, तो इनका मल्टीप्लाई हमें हमेशा √10 देता। इसलिए इसको देख के लगाया जा सकता था कि इसका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है और लघुत्तम समापवर्तक 72 है। इन संख्याओं का योगफल कितना दिया है? 60। इनमें से एक संख्या होगी। अब देखिए, पता है कि लासा गुणते मासा बराबर पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या। तो क्या हो जाएगा? 12 गुणते 72 बराबर पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या। अच्छा, दूसरा क्या दिया है कि a + b यानी दोनों संख्याओं का योग कितना है? 60 है। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका बनेगा क्या? द्विघात समीकरण बनेगा। फिर आप उसको सरल करेंगे। मत करिए, आप सीधा ऑप्शन पे आइए। चलिए, इनमें से एक संख्या निकालनी है ना, तो मान लेते हैं चलो 12 ही होगी। तो अगर सोचो अगर एक संख्या 12 हो जाएगी, ए मान लो 12 है, तो यहाँ पे बी कितना आ जाएगा? बी आएगा आपका 48 आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ से बी आएगा। और यहाँ पे ए अगर 12 मानेंगे तो यहाँ से बी कितना आ जाएगा? बी 72 आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका मतलब क्या होगा? 12 तो गलत है। 24 को देख लीजिए, अगर आप ए को 24 मानेंगे तो बी के स्थान पे क्या लाना पड़ेगा? 36, तभी तो 60 आएगा। और यहाँ पे भी देख लीजिए 12 × 72 है, तो यहाँ पे क्या 24 × 36 बराबर होगा? अगर यहाँ पे आप ए की वैल्यू 24 ले लीजिए यहाँ पे, तो 24 से क्या हो जाएगा? 12 दूना 24 और 2 से ये कटेगा 36। हाँ, बी की वैल्यू यहाँ भी 36 आ रही, देखो यहाँ भी 36 है, यहाँ भी 36 है, यानी इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? बी आएगा। देखिए, हमेशा 60 तरीके को सोचिए। यहाँ आपको क्वेश्चन से आंसर क्यों नहीं जाना, यहाँ से आपको इन 4 आंसरों से क्वेश्चन की ओर जाना चाहिए, तो आपका समय कम लगेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किसी कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल 660 मीटर है। अब कमरे के चारों दीवारों के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई गुणते ऊंचाई बराबर यही होता है आपका एरिया होता है। अब देखिए, 2 लंबाई धन चौड़ाई गुणते ऊंचाई, ऊंचाई कितने दिए? कमरे की ऊंचाई यहाँ पे दे रखी है 11 मीटर, तो 11 बराबर एरिया कितना दिया रखा है? 660। तो 660 आप काट देंगे 11 से तो कितनी बार जाएगा? 60 बार। 11 छक्का 66 0। ये 2 से भी काट दीजिए तो कितनी बार गया? 30 हो गया। तो बचा क्या आपका? लंबाई धन चौड़ाई बराबर 30। अच्छा, सवाल में ये भी दिया है कि लंबाई जो है चौड़ाई की क्या है? दोगुनी है। तो यानी लंबाई के स्थान पे आप क्या रख सकते हो? 2 गुणते चौड़ाई, अब प्लस चौड़ाई ऑलरेडी है बराबर 30 के। हो जाएगा कि नहीं? क्वेश्चन में दिया है भाई। तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 3 गुणते चौड़ाई बराबर 30। तो 3 एकम 30, 30 दहम्मा 30। तो बी यानी चौड़ाई की वैल्यू कितनी आ गई? 10। अब अगर चौड़ाई 10 आ गई तो लंबाई कितनी आपने मानी है? देखिए कितनी दी हुई है? 2 गुणते चौड़ाई, तो लंबाई आपकी क्या आ जाएगी? 2 गुणते 10 यानी 20।
तो लंबाई आपकी आ गई 20 और चौड़ाई आ गई आपकी 10। पूछा क्या है, छत का क्षेत्रफल। तो छत हो या फर्श हो, दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, ये दोनों का होगा। अगर छत का पूछेगा तो भी और अगर फर्श का पूछेगा तो भी। तो लंबाई कितनी है 20 और चौड़ाई कितनी है 10, तो 20 गुणित 10 कितना हो जाएगा आपका 200। 20 धामा 200, ऑप्शन नंबर ए आपका इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सांख्यिकी में प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय था, किसका था, R.A. फिशर का। R.A. फिशर का। कहीं कहीं आपको लाप्लास भी मिल जाएगा, तो इसमें थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट है, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो R.A. फिशर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका मैथ पेडागोजी का सवाल है। ये देखिए, किसी संख्या का 66% का 3/5वां भाग 36 है, तो वह संख्या। अब संख्या वही पहले सवाल की तरह है, सिर्फ यक्स है तो यक्स का 66% का 3/5 बराबर किसके है, 36 का। एक मिनट, देखिए ये सवाल आपका क्या है, गलत है। गलत मतलब आंसर आएगा पर वो क्या होगी, संख्या दशमलव में आएगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ गलत लगता है, प्रिंट हो गया है। एक मिनट, मैं इसको सही करने की कोशिश करता हूँ। एक मिनट, एक मिनट, इस सवाल में कुछ गलतियां हैं, मैं उसको बताता हूँ कहाँ पे ये सवाल गलत है। इसमें मिसप्रिंट है थोड़ा सा। एक मिनट, चलिए देखिए, यहाँ पे ये जो 66% दिया है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ये 66 सही 2/3%। ठीक है, यही यहाँ पे मिसप्रिंट है। चलिए तो अब इसको ऐसे सॉल्व कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा, 66 सही 2/3% का मतलब कितना हो गया, 200/3%। अब देखो, तो पहले सवाल की तरह ही हम क्या मान लेंगे, संख्या को यक्स, तो यक्स गुणते यक्स का 66 सही 2/3% यानी 200/3%, परसेंट मतलब 100, गुणते का मतलब गुणा बताया हूँ, तो गुणते 3/5 किसके बराबर है, ये 36 के बराबर है। तो इसको सॉल्व करिए, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो क्या आया आपका, आया 2x/5 बराबर 36, यही आया। इसको आप और सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आएगा x बराबर 36 गुणते 5/2, 2 एकम 2 और 2 अठारह 36, 18×5 90। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 90। तो वो संख्या कौन सी होगी, 90। 90 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए ये भी मैथ पेडागोजी से है। एक शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा 29/4 ज्ञात कीजिए। एक विद्यार्थी ने अपने अभ्यास पुस्तिका पर इसे 27/4 उतारा और नीचे दर्शाए अनुसार हल किया। ठीक है, ये हल किया, देखो हल एकदम सही किया, 4 × 7 = 28, तो 8 2 हासिल लगा, 4 दूनी 8 2 10। तो शिक्षक द्वारा क्या करना चाहिए, विद्यार्थी को 0 अंक देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि विद्यार्थी ने जो भी लिखा है उसको लिखा तो सही है, मल्टीप्लाई तो सही किया है। तो उस विद्यार्थी से कक्ष में सतर्क रहने को कहकर 0 अंक देना चाहिए, ये भी गलत है। ठीक है, उसका स्टेप तो सही है ना। उस विद्यार्थी को 5 में से 2 अंक देने चाहिए ना, कोई रीज़न होना चाहिए आप नंबर कम या ज़्यादा दे रहे हो, सही नहीं है। यह कारण जानने का प्रयास करना चाहिए कि विद्यार्थी ने प्रश्न को गलत क्यों उतारा तथा उसे सही प्रक्रिया के लिए पूरे 5 अंक देने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पाई है 1, अब समझिए, परिमेय संख्या गलत,
अभाज्य संख्या गलत, पूर्णांक गलत, अपरिमेय संख्या सही। देखिए आपको ठीक है, आप जानते हैं कि पाई की वैल्यू आप 22/7 रखते हैं, ठीक है, पर 22/7 इसकी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होती है, एक्यूरेट नहीं होती है, अप्रॉक्सीमेट में होती है, यानी लगभग होती है। यानी पाई जो है वो आपका अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय। और ये जो 22/7 है ये आपका क्या है? परिमेय है। बच्चों की पाई पूछा है तो पाई क्या है? अपरिमेय है। अब पाई की वैल्यू एग्जैक्ट में 22/7 नहीं होती है, अप्रोक्सीमेट में होती है। अब 22/7 तो परिमेय होता है, लेकिन चूंकि पाई की वैल्यू सेम होती नहीं है इतने के 22/7 के, इसलिए पाई क्या है? अपरिमेय है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। a/3 बराबर b/4 बराबर c/4, तो इतना एकदम सिंपल सवाल। हम कहते हैं a/3 है बराबर है b/4 और ये बराबर है आपका c/7 के। हम इसको बराबर कुछ भी मान ले रहे हैं, 0 मत मानिएगा, मान लीजिए 1, 2 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए कि ये भी किसी एक चीज़ के बराबर है। तो अब यहाँ से देखिए, अगर a/3 बराबर है 1 के, तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 3 आएगी। अब b/4 बराबर है 1 के, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आएगी। अब अगर c/7 बराबर है 1 के, तो c की वैल्यू क्या आएगी? 7 आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? तो अब निकालना क्या है हमें? a प्लस b प्लस c/c। सॉल्व करिए इसको, तो 3 प्लस 4 प्लस 7/7 जोड़िए जरा, 7 4 11 3 14/7, 7 1 कम 7, 7 दूनी 14। कितना आंसर आया? 2। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि संख्या 11 से विभाज्य हो तो रिक्त स्थान का पूर्णांक है। विभाजिता का नियम जरूर पढ़ लीजिए, उससे एक क्वेश्चन पक्का आता है हर बार यूपी टेट में। देखिए 6 है, 0 है, 4 है, ये है। तो इसको 11 से कट जाए, इसके लिए हमें बताना है। अब देखिए 11 से कटने का नियम क्या कहता है? देखो यहाँ पे पहले पोजीशन समझिए, ये कौन से स्थान पे है? पहले स्थान पे, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये 5वें स्थान पे है। ठीक है, अब देखिए 11 से कटने का नियम क्या है कि जो विषम स्थानों पे हैं, जैसे ये 6, 4 और 6, तो इनको जोड़ लीजिए पहले। 6 4 10 6 कितना आ गया? 16। और जो ऑड स्थानों पे, सम स्थानों पे हो, 0 और वो 0 में और भी जो यहाँ पे हमको लिखना है, तो उनको जब आप करेंगे, यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे, तो जो भी आएगा तो उसको 16 से घटाने पे या तो 0 आ जाए या तो 11 आ जाए, तो वो संख्या 11 से कट जाएगी। तो अब 0 लाने के लिए तो यहाँ पे 16 लाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे तो एक ही डिजिट भरनी है ना, तो 16 तो हो नहीं सकता, तो हमें 11 लाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं हम? 5 रख देंगे, तो 16 में से 5 जाएगा तो 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 5। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 20वीं सदी के सुशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे? आर्यभट्ट नहीं थे, और पहले के हैं। श्रीधराचार्य भी पहले के हैं। श्रीनिवास रामानुजम होंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? श्रीनिवास रामानुजम। चलिए अगले वीडियो पे चलते हैं, सॉरी अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए, यदि एक खंभे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा हो। अब ये बताइए जरा, यहीं पे सोचिए कि अगर 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है, इसका मतलब क्या है कि अगर खंभा 7 भाग का है तो 4 भाग क्या है? कीचड़ में धंसा है ना। अगर खंभा 7 भाग का है तो खंभा क्या होगा कि जो भी लंबाई होगी वो 7 का मल्टीपल होगी कि नहीं होगी? होगी ना। चलिए फिलहाल अब आगे देखिए, यहाँ पे पूछा क्या है पहले पढ़ ले। जब धंसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया जाता है कि 8 मीटर का खंभा अभी भी कीचड़ में है, तो खंभे की पूरी लंबाई क्या होगी? देखो लंबाई पूछा है ना। अब चूंकि 7 ही है लगभग, मतलब जो रेशियो है वो 7 का है, 7 भाग का है खंभे की लंबाई का, तो जो भी आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा?
और यहाँ पे ऑप्शन भी एग्जैक्ट में दिए हैं, मतलब दशमलव में नहीं दिया है या बटे में नहीं दिया है। तो देखिए 7 का मल्टीपल कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे 12 है नहीं है, 30 है नहीं है, 25 है नहीं, 21 है हाँ, 7 त्रिक 21। समझ में आया कि नहीं आया? इसको ऐसे भी लगाया जा सकता है। बाकी इसका जो लगाने का तरीका है वो देखिए, इसको कैसे लगाना है पेपर में वो बता देता हूँ मैं। देखिए क्या है कि मान लो खंभे की क्या है लंबाई यक्स है, तो यक्स का 4/7 भाग क्या है, कीचड़ में धंसा हुआ है। अब धंसे हुए से 1/3 भाग अब बाहर निकाल लिया गया है, तो अब कितना बचा, तो यक्स के जो 4/7 भाग था उसका 2/3 ही तो बचेगा, 1/3 तो निकाल लिया आपने इतने भाग का, तो इतने भाग का 2/3 ही बचा ना कीचड़ में। अब वो कितने के बराबर दे रखा है, 8 के। ये देखो पाए कि 8 मीटर अभी भी कीचड़ में है, यानी जो खंबे का जो धंसा हुआ भाग था उसका 2/3 भाग अभी भी कीचड़ में है। तो अब जरा इसको सॉल्व करिए, तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा आपका, 8 गुणते 3 बटे में है तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 बटे में है तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बटे 4 गुणते 2, 4 दूनी 8, यक्स की वैल्यू क्या आ गई 21। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, बन जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। त्रिभुज एबीसी की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रमशः डी ई एफ निम्न में से कौन सा सत्य है। अच्छा ठीक है, देखिए इसको थोड़ा समझिए। इसमें क्या है, देखिए ये जो मिड पॉइंटों से मिल के बना हुआ है, ये जो है, अगर आप ध्यान से अगर देखें भी अगर आप, तो आपको ये समझ में आ जाता है कि ये चारों बराबर है, बराबर है ना। चारों का एरिया जो है इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का, चारों ट्रायंगल का एरिया क्या है, बराबर है। साफ साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो ये बताओ अगर सबका एरिया मान लेते हैं एक एक मान लेते हैं, ये 1 होगा, मान लो इसका एरिया 1 है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 हो गया। तो टोटल जो ABC का एरिया होगा वो कितना होगा, 4 होगा कि नहीं होगा, होगा। अच्छा और DEF का एरिया कितना होगा, DEF का DEF का एरिया कितना होगा, 1 होगा, होगा कि नहीं होगा। तो अब ये बताओ कि एरिया ऑफ DEF क्या 1/4 ऑफ एरिया ABC होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ABC का कितना है 4 है, जब 4 से 4 कटेगा तभी तो 1 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एकदम सीधा सा है, इसमें कुछ अलग सा है नहीं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए दो संख्याओं में बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है, संख्याएं बताइए। चलिए अच्छा थोड़ा ऑप्शन देखिए आप, तो हम पहले स्टेटमेंट को चलो मैच कराते हैं। क्या कह रहा है कि दो संख्याओं में बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है। चलिए यहाँ पे बड़ी संख्या क्या है 43, 43 को 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 86। अब बताइए 8 का 5 गुना 40, 40 से क्या ये 3 ज़्यादा है, नहीं है ना। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। चलिए अब भी ऑप्शन को देखते हैं। 11 बड़ी संख्या है तो 11 का 2 गुना कितना हो गया 22। तब क्या ये 9 गुने के 3 गुना से 5 गुने से यानी 45 से क्या ये 3 ज़्यादा है, 45 से क्या ये 3 ज़्यादा है, नहीं है ना। ये भी गलत हो गया। इस पर भी देख लीजिए क्या है आपका 14 है बड़ी संख्या, तो 14 का 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा 28। अब ये क्या 5 के 5 गुने से करो 3 ज़्यादा है, यानी 5 25 प्लस 3 28 आ रहा है ना ज़्यादा। ये हो सकता है, ये वाला सी वाला ऑप्शन आपका क्या है, हो सकता है कि ये हो, अभी क्लियर नहीं है। डी को भी देख लीजिए, डी में बड़ी संख्या क्या है 17, 17 को 2 गुना करोगे क्या हो जाएगा 34। और छोटी संख्या के 5 गुना करोगे तो 5 और उसमें 3 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 1 5 5 3 8 ही तो आएगा। तो ये भी नहीं होगा, यानी एक ही ऑप्शन ही है जो पहले स्टेटमेंट से ही निकल के आ जा रहा है, तो यानी यही सही होगा। आपको पूरा सवाल करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे ऑप्शन से ही इसको मार करके आगे बढ़ सकते हो। और यही करिए भी, पेपर में आपको समय बचाना होता है। प्रीवियस ईयर सोल्यूशन लाने का मतलब ही यही है कि आप थोड़ा तार्किक सोचिए। आपको बेसिक नॉलेज है तभी आप प्रीवियस ईयर का पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा
एक्स्ट्रा सोचना होगा कि जिससे हमारा समय थोड़ा और बच सके। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में चलते हैं। यदि दो संख्याओं का अंतर और तथा गुणनफल 5 और 36 है, उनके व्युत्क्रमों का अंतर, ये मैंने पिछले वीडियो में ही डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, फिलहाल फिर से देखिए, दो संख्याओं का अंतर कितना दिया है 5, यक्स माइनस वाई दिया है 5 और यक्स वाई कितना दिया है, दोनों का गुणनफल 36। हमें उनके व्युत्क्रमों का अंतर पूछा, यानी 1/y माइनस 1/x पूछा है। अब ये मत कहिएगा कि सर यहाँ पे a/x माइनस a/y कहना चाहिए। देखो, अगर ये बताओ 3 क्या होता है, 2 से बड़ा होता है ना, पर क्या a/3 a/2 से बड़ा होता है? नहीं, a/3 a/2 से छोटा होता है। तो जब इन्वर्स होगा तो ये वैल्यू बड़ी होगी इससे, तो जब हम घटाएंगे तो बड़ी से छोटी को घटाएंगे। तो अब चलिए एलसीएम लीजिए, इनका क्या आएगा, एक्स वाई, तो यहाँ वाई से वाई गया तो कितना बचेगा, एक इंटू मतलब यक्स इंटू 1 है नहीं, यक्स माइनस यक्स का यक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो वाई का एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई, ये हो गया। अब बताइए यक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या रखी है 5 और यक्स वाई की वैल्यू क्या है 36, तो 5/36 आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर की एक भुजा वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। यदि इसे 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घनों में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा। इसके लिए आपको एक फलक ही समझना जरूरी है, सबसे ज़्यादा जरूरी। ये मान लो पहला वाला फलक है, सामने वाला, ठीक है ना। इसमें क्या कह रहा है वो 5 कर रहा है, चलो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब समझिए, अब देखिए जो यहाँ पे कोने कोने पे होंगे तो ये किससे, ये 3 पॉइंट से मिलेंगे ना, एक ऊपर वाला भी एक बगल वाला भी। तो यहाँ पे तो देखो 3 पे कलर रहेगा, इस वाले पॉइंट पे भी, यहाँ पे ऊपर वाले में भी फलक में कलर रहेगा, बगल वाले में भी, यहाँ पे 3 पे कलर रहेगा, यहाँ पे भी 3 पे, नीचे वाले में, बगल वाले में, यहाँ वाले में भी 3 पे रहेंगे। अच्छा, बाकी इनमें देखिए, इनमें यहाँ फलक पे कलर रहेगा, इस साइड वाले में भी कलर रहेगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। इसी तरीके से इनमें भी दो दो में फलक में रहेंगे, ऊपर वाले में भी ऐसे ही, ऊपर वाले फलक में और इसी फलक में। यानी ये जो हैं इनमें क्या है कि 2 साइड में कलर रहेंगे, इसमें भी ऐसे 2 साइड में कलर रहेंगे। तो एक साइड वाला कलर कौन बचेगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी जो सिंगल जो पोता होगा वो ये यानी कुल 9 होंगे। तो जब अगर एक फलक में 9 होंगे तो कुल कितने फलक होते हैं घन में, 6। तो 9 गुणते 6, कुल कितने फलक होंगे, 54 होंगे, जिसमें एक ही फलक पर रंग होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर ये पूछता कि केवल को 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, ए और बी किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 12 दिनों में, ए और बी 12 दिन में करेंगे, ठीक है, ठीक है। 1 मिनट, ए और बी कितने दिनों में कर सकते हैं, 12 दिनों में, यहाँ लिख लेते हैं, ए और बी कितने दिनों में कर सकते हैं, 12 दिनों में, ठीक है। बी और सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, तो बी और सी उसी काम कितने दिनों में कर सकते हैं, 15 दिनों में, ठीक है। सी और ए उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, सी और ए उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम काम कितना मानेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेके, कितना मानेंगे, इन तीनों का एलसीएम, यानी मान लेते हैं काम कितना था 60, 12 15 20 का एलसीएम कितना आएगा 60। अब ये बताइए कि अगर कोई 12 दिन में 60 काम कर रहा है तो यानी वो पर डे कितना काम कर रहा होगा, 5, यानी ए और बी पर डे कितना काम कर रहे होंगे, 5। अब अगर ये 15 दिन में कोई 60 काम कर रहा है तो वो एक दिन में कितना कर रहा होगा, 4, तभी तो 15 दिन में 60 काम होंगे। तो यानी बी और सी मिलकर कितना काम कर रहे हैं पर डे, 4 काम। अब अगर कोई 20 दिन में 60 काम करेगा तो यानी वो पर डे कितना काम कर रहा है, 3 काम। तो यानी सी और ए मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 काम। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, जरा देखिए, पूछा है कि ए अकेले उसी काम को कितने दिन में करेंगे, ए अकेले
अच्छा ये देखो, अब अगर ए और बी एक साथ मिलकर 5 काम कर रहे हैं, अब बी और सी एक साथ मिलकर एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, सी और ए एक साथ मिलकर 3 काम कर रहे हैं एक दिन में, तो हम कहते हैं इन सबको क्या करिए, जोड़ लीजिए। यानी ए, ये ए जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 ए हो जाएगा, बी जुड़ेगा तो 2 बी हो जाएगा, और सी जुड़ेगा तो 2 सी हो जाएगा। यानी इधर क्या हो जाएगा, 2 अगर ए मिल जाए, 2 बी मिल जाए, 2 सी मिल जाए, तो कुल कितना काम हो जाएगा एक दिन में, 5 4 9 3 12 काम। तो ए बी और सी अकेले कुल कितने दिन में कितना काम कर लेंगे एक दिन में, 6 काम कर लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा अब ये बताइए, यहीं से देखिए कि यहाँ पे देखिए क्या था कि बी और सी जो है वो 4 काम एक दिन में कर रहे हैं, ठीक है, और ए बी और सी मिलकर एक दिन में 6 काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ए अकेले एक दिन में कितने काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? ये अकेले कितना काम कर रहा है एक दिन में, 2 काम। अच्छा टोटल काम है कितना, टोटल काम है 60। तो ये अकेले कितना दिन लेगा, अगर 60 काम करना है, ये 2 काम कर रहा है पर डे, तो उसको कितने दिन लग जाएंगे काम करने में, 23 दिन। टाइम कितना हो जाएगा उसका, 23 दिन। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 30। यानी 30 कहाँ पे है, ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि अवरोही क्रम में रखा जाए आंकड़ों को दोनों छोरों से चरम प्रेरण क्षण हटा दिया जाए तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होते हैं? कुछ मत करिए आप, क्या कर लीजिए चुपचाप, 2 3 रख लीजिए, 2 रख लीजिए, 2 रख लीजिए, 3 रख लीजिए, बस। अब देखिए जरा इसका हम क्या निकाल लेते हैं, इसमें माध्य कहाँ है, पहले माध्य निकालते हैं। क्या निकालेंगे, माध्य। तो माध्य क्या आएगा, 2 2 4 3 7 बट्टे संख्या कितनी है, 1 2 3, यही आएगी ना माध्य। चलो अब हम क्या निकालेंगे, माध्यिका। क्या निकालेंगे, माध्यिका। तो माध्यिका क्या हो जाएगी आपकी, 3 टर्म्स हैं तो n+1/2वां पद, तो 3 1 4/2वां पद, नहीं दूसरा पद क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब बहुलक निकालें तो बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक आ जाएगा आपका 2 कितनी बार आया, 2 बार, तो बहुलक भी आपका क्या हो जाएगा, 2। इतना समझ में आया? अच्छा अब बताइए जरा कि अगर इनके इसको और इसको हम हटा दें तो माध्य क्या हो जाएगी, 2। तो माध्य बदल गया ना, माध्यिका तब भी 2 रहेगी। अब बहुलक 2 ही है तो मान लो अभी तो 2 ही रहेगी, लेकिन क्लियर है कि माध्यिका नहीं बदलेगी। क्यों, क्योंकि माध्यिका का जो फॉर्मूला लगता है वो होगा n/+1/2वां पद, है ना। तो अगर 3 टर्म्स हैं, ये हटा लोगे तो ये एक ही बचेगा। अगर यहाँ 5 टर्म्स होते हैं तो भी इनको हटा लेते तो इन तीनों में यही बीच वाला बचता। तो कहने का मतलब ये है कि माध्यिका बस नहीं बदलेगी, अब माध्य और बहुलक क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। अगर यहाँ पर 2 3 3 लिए होते आप, सॉरी 2 3 3 लिए होते, है ना, या 2 3 3 4 5 लिए होते, तो क्या हो जाता है, चीज़ें बदल जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका, माध्य और बहुलक ही हैं जो बदलेंगे, माध्यक नहीं बदलेगा। माध्यक को क्या कहते हैं, मीडियन, ठीक है, वो नहीं बदलेगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी 2 अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल कितना है, 6। देखो यार जब ऐसे सवाल आया करे ना तो पहले क्वेश्चन में ही चेक कर लिया करिए आंसर से ही। देखो अच्छा 2 अंक की संख्या ये भी है ना, संख्या ही पूछा है, तो 1 छक्के 6, हाँ ये हो सकता है। 5 तिहाई 15 बिल्कुल नहीं हो सकता। 4 तिहाई 12 नहीं हो सकता। 2 तिहाई 6 ये हो सकता है, या ये होगा ये भी होगा। दूसरा देखो, उस संख्या में 9 जोड़ने पर, चलो 9 जोड़ो, 16 में 9 जोड़ोगे क्या आएगा, 25। 23 में 9 जोड़ोगे क्या आएगा, 32। अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो क्या अंक बदले, 16 का क्या 61 हुआ, नहीं हुआ, तो ये भी नहीं होगा। 23 का क्या 32, हाँ अंक बदल गए ना। देखो 2 के स्थान पे 3 हो गए, 3 के स्थान पे 2, आंसर क्या हो जाएगा आपका डी।
ऐसे लगाने के तरीके डालो यार, ठीक है, कुछ सोचिए आप, है ना, कि इस तरीके से भी सवाल लग सकता है, जरूरी नहीं कि हम हर जगह यक्स वाई माने, ठीक है। हम आपको आगे आने वाले वीडियोज में एक से एक अच्छी चीज़ें बताएंगे, आप पहले इन चीज़ों पे थोड़ा सा अच्छे तो होइए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्या कह रहा है, किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 या 4 है, यह संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है। अब छोटी संख्या की बात किया है तो ये पहले देखो तो सबसे छोटी से ही स्टार्ट करो ऑप्शन में 44। देखो 4 से बनी हुई संख्या है तो 4 से तो कट ही जाएगा, पर 3 से क्या कटेगा, 3 से कटने का नियम क्या है, उनके अंकों को जोड़ो, तो 4 4 क्या होगा 8, 3 से नहीं कटेगा तो ये खत्म। अब इससे छोटी संख्या क्या है ये 333, तो 333 में क्या है ये भी जान लो कि 333 क्या आएगा, सिर्फ 3 से ही संख्याएं बनेंगी, चाहे जितनी हो जाए वो ऑड होंगी, विषम संख्या होंगी। तो जब वो अगर दो से ही नहीं कटेंगी तो वो 4 से कैसे कटेंगी, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब इसके बाद अगली छोटी संख्या क्या है 444, तो अब देखो सिर्फ 4 से बनी है ना, हाँ ठीक है, तो 4 से तो कटेगी ही, अंकों को जोड़ो, 4 तिहाई 12, तो ये कट जाएगी, तो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी आयत का चित्र में आयत की ऊंचाई दर्शाती है, ये आपको पिछले वीडियो में भी कराया था, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, उस वर्ग की बारंबारता। देखो जो आप ये चार्ट कभी देखे होंगे ऐसे ऐसे करके, है ना, ऐसे ऐसे बना रहता है ना, ऐसे करके, तो ये जो जैसे ये होता है ना, ये बारंबारता जो होती है इसी को दिखाता है कि कौन सी कितनी बार आई हुई है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। अंतःकोणों के योग का फॉर्मूला क्या होता है, अंतःकोणों का योग क्या होता है, n-2 गुणते 180 डिग्री। n क्या है, भुजाओं की संख्या, n क्या है, भुजाओं की संख्या। तो n केवल यहाँ पे कितना दिया है, पंचभुज है तो 5, तो 5 - 2, 5 - 2 गुणते 180, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 गुणते 180, तो कितना हो जाएगा, 3 गुणते 180 540, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक रचनात्मक लिखा है, ठीक है। कक्षा में शिक्षकों को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए, विद्यार्थियों को प्रश्न को हल ढूंढने के लिए अपनी नीतियों को विकसित करने देना चाहिए, बिल्कुल करने देना चाहिए। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या पूछा है, क्या नहीं करना है, तभी ये इसके हिसाब से गलत है। विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना, हाँ बस यही नहीं करना चाहिए, रटने के लिए नहीं कहना चाहिए। बाकी ऐसी परिस्थितियाँ बनाना जिससे विद्यार्थी हल खोजने में प्रवृत्त हो, सही बात है, तो नहीं करना चाहिए तो गलत है। विद्यार्थियों को गणितीय साधनों को अपने अर्थ बनाने देना चाहिए, बिल्कुल बनाने देना चाहिए, तो नहीं करना चाहिए, ये भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना, तो उससे क्या हो जाएगा, यही बस नहीं कहना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 कोटिपूरक कोणों का अंतर 40 है, दोनों कोण होंगे, कोटिपूरक कोण किन्हें कहते हैं, जिनको जोड़ने पर क्या आ जाए 90 अंश, है ना। तो अब देखिए जरा 110 और 70 जोड़ेंगे कितना आएगा 180, तो गलत है। 70 और 30 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 100, गलत है। 65 और 35 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 100, गलत है। तो अब अंतर से हमें कोई लेना देना नहीं रह गया, सिर्फ एक ही कोटिपूरक कोण का ऑप्शन ही दिया है 25 और 65। अब ऐसे देख लो अंतर भी कितना है, 65 में अगर 25 को घटाओ, आप घटाइए जरा 25 को, तो कितना आएगा 40 ही आएगा। लेकिन यहाँ देखो एक ही ऑप्शन दिया, मतलब बिना सिर्फ कोटिपूरक देख के ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं टेट में, अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपका समय जो है वो बचेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 1,21,012 को 12 से भाग देने पर शेषफल बताइए। चलिए हम भी दे देते हैं आपके साथ, 12 है, ये हम भाग दे रहे हैं, 12 × 12, ये कट जाएगा,
यहाँ बचा 0, ये यहाँ आ गया तो 0 तो जाएगा नहीं, 0 आया तो अब 0 तो जाएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा 0 ही आया तो फिर 0, फिर क्या आएगा आपका, तो ये भी 0 ही रहेगा। एक ये कर लो, कट गया तो 1 आया। 1 मिनट, हमने गलत लिख दिया है, 1 मिनट, जल्दबाजी में 12 10 12 है, ठीक है। चलिए 12 एकम 12, ये कट जाएगा, 1 आया, 0 बढ़ जाएगा, फिर 0, तो 1 बचेगा तो फिर 0 भी आ जाएगा, फिर 0 बढ़ जाएगा तो फिर 0, 10 1 आ जाएगा, फिर 12 8 96, कितना बचेगा 5, फिर ये 2 आ जाएगा, तो 12 चौक 48, कितना बचा 4। तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 4। भाग दे लीजिएगा, इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ भाग देना है। सबसे सरल सवाल है इस पूरे जो ये पेपर है, इस पेपर का मैथ का, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। किसी विद्यार्थी में निम्न में से क्या आंकना चाहिए, क्या आंकना चाहिए, गणितीय संप्रेषण, गणितीय संप्रेषण को हमें मापना चाहिए, मैथमेटिकल कम्युनिकेशन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर कहलाता है आवृत्त, बिल्कुल गलत है। जब कोई बार आता है तब। वर्गमाप नहीं। परिसर क्या कहलाता है, परिसर। रेंज, आपका रेंज कहाँ तक है, रेंज कैसे मापते हो भाई, वैसे सोचो कि यहाँ से यहाँ तक हमारा जान कहते ना हमारा इलाका है, रेंज है, तो मैक्सिमम से जहाँ से आप स्टार्ट हो, जहाँ पे आप हो वहाँ से लेकर एक निश्चित दूरी होती है मैक्सिमम, तो अधिकतम और न्यूनतम दूरी के बीच के जो अंतर होता है वो क्या होता है, परिसर कहलाता है, रेंज कहलाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे सरल सवाल ये भी कह सकते हैं, 2। 2 क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 सबसे छोटी सम संख्या है, और 2 ही इकलौती सम संख्या जो अभाज्य है। समझ में आया। तो आज के ये 30 क्वेश्चन समाप्त हो गए। हमें उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, ठीक है। और अगर आपको पसंद नहीं आया तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर डिसलाइक कीजिए, और जो भी उसमें कमी है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, तो हम उसको सुधारने की कोशिश अगले वीडियो में ज़रूर से ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।